नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की या करना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में A to Z जानकारी। चाहे वो पोस्ट के बारे में डिटेल हो, किस तरीके से प्रमोशन, क्या पे स्केल आपको रहता है, यानी कि सैलरी कितनी मिलती है, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है, प्रमोशन किस तरीके से होंगे, साथ साथ एज का क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होती है किसी स्पेशल पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न, यानी कि कौन से टीयर में एग्जाम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस तरीके से वेटेज होता है, नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है, डेटा एंट्री यानी कि टाइपिंग टेस्ट जब होता है कितनी स्पीड आपको चाहिए, पीएसटी या पीटी होता भी है क्या, और अगर होता है तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए होता है, क्या क्या उसमें स्टैंडर्ड रहते हैं, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में कितना सारा कंटेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का बहुत ही शानदार सेशन। और इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं हम, वो है आपकी जॉब प्रोफाइल। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा जॉब प्रोफाइल, यानी कि पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपको लड़ाई करनी है और अपनी पूरी जान झोंकनी है। इसके बाद में क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहना चाहिए, और पीएसटी और पीटी के बारे में। ये 4 पॉइंट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो एसएससी सीजीएल के बारे में हर एक जानकारी आपको हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपके लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक की पोस्ट जिनके लिए आपको फाइट करनी है। यहां पर मैंने लेवल 8, 7, 6, 5, 4 रखा है, बड़े से छोटे के क्रम में रखा है। एक सबसे हायर पोस्ट लेवल 8 की है, उसके बाद में 7, उसके बाद में 6, उसके बाद में 5, उसके बाद में 4। क्या क्या काम रहते हैं, किस तरीके से काम होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले लेवल 8 यानी कि सीजीएल में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब, सबसे ज्यादा सैलरी। अगर मैं बात करूं सैलरी की, बेसिक पे आपका 47,600 और उसके बाद में आपके बहुत सारे अलाउंसेस टू 1,51,000। हाँ जी विद्वानों, सुनते हैं अब कौन कौन सी पोस्ट होती है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर यानी कि AA। और AA की पोस्ट आपकी विद्वान लोगों 2 टाइप की हो सकती है। 2 टाइप की कौन सी, कि या तो डेस्क वर्क आपको मिल सकता है, डेस्क वर्क में यानी कि जहां आपकी पोस्टिंग है हेडक्वार्टर में बैठ के आप अपनी टेबल पर बैठकर काम करेंगे, या फिर आपको ट्यूर मिल सकता है यानी कि फील्ड जॉब हो गई। ट्यूर के लिए क्या करना होता है, जहां पर भी आप ऑडिट करने के लिए, मेनली काम क्या होता है ऑडिट, जहां भी जिस डिपार्टमेंट में ऑडिट करने के लिए गए हैं वहां आप बड़े अधिकारियों से मिलेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात कि वहां पर जितना पैसा भेजा गया उससे ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च हुआ, या उससे कम पैसा खर्च करना। जब आप बन जाएंगे कि कम पैसा खर्च करना भी कहाँ ना कहीं गलत होता है, अकॉर्डिंग टू रूल होना चाहिए। अगर आपका कम पैसा खर्च हुआ है तो वो आम जन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, इन सब के बारे में चेक करना होता है। फिर आपको डेस्क जॉब में आपको क्या करना होता है, डेस्क जॉब में बच्चों कि जहां पर ट्यूर में आपकी ऑडिटिंग होती है उसकी वो वापस आपकी यहाँ फाइल पे आती है और उसको वापस से रीचेक करना होता है, उसको जांचना होता है। ग्रुप बी की पोस्ट है और ये एकमात्र पोस्ट ऐसी है AA जो कि गेजेटेड ऑफिसर आप बनेंगे। ठीक है जी। एज होनी चाहिए 18 से 30 साल के मध्य, और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंडर आप काम करेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गई है बात AA की। इसके बाद में इसके प्रमोशन की बात करें तो AA से आप AO बनते हैं। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा सा धीमा है लेकिन होता जरूर है। असिस्टेंट आपका ऑडिट ऑफिसर से ऑडिट ऑफिसर आप बन जाते हैं। आगे की तरफ अगर मैं मूव करूं तो लेवल 7, या मैं आपको ये कह दूं कि सबसे डिजायरेबल पोस्ट है, सबसे फेमस पोस्ट है, यानी कि जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो इनके सब के बारे में सोचता है। यानी कि जितने ASO आपके आएंगे लगभग वो आपके किस में आएंगे, लेवल 7 के अंदर आएंगे। जितने इंस्पेक्टर आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, लेवल 7 के अंदर आते हैं। इंस्पेक्टर अगर आ गए तो वर्दी वाली जॉब, यूनिफॉर्म वाली जॉब किसके अंदर, लेवल 7 के अंदर। चलिए विद्वान लोगों बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर आपको दिखाई देगा इस पार्ट में तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मैंने रखा है, यानी कि ASO। अब ASO अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सकता है, यानी कि CSS केंद्रीय सचिवालय अगर आपकी यहां पर जॉब लगती है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, आपकी दिल्ली में ही पोस्टिंग है तो दिल्ली में ही रहने वाली है क्योंकि वहीं पर आपका डिपार्टमेंट है। अच्छा जी। इसके साथ साथ ये डेस्क जॉब रहती है, यानी कि आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, बाहर नहीं जाना, आपको जो है वो वही है। इसके साथ साथ ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। एज का क्राइटेरिया 20 से 30 साल के मध्य आपका रहेगा। वो जो आपका जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं, एज का रिलैक्सेशन बाद में बात करेंगे।
एएसओ आपका आईबी में भी हो सकता है, लेकिन 18 से 30 साल उम्र चल जाएगी। बाकी सब में आपकी 20 से 30 है, और एक जगह आपका अदर मिनिस्ट्री जो रहती है वहां पर भी। इसके साथ साथ एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर हो सकता है, एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि एमईए, बहुत कुछ खास है एमईए के अंदर। 2 साल की जॉब के बाद में आप अप्लीकेबल हो जाते हैं फॉरेन सर्विस करने के लिए, यानी कि आप ना सिर्फ आप इंडिया में काम कर सकते हैं बल्कि बाहर जाकर भी आपको काम कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनती है। यहाँ पर सैलरी की अगर बात हुई है, ये आपको जो बेसिक पे आपको दिखाई दे रहा है 44,900, ये आपका बेसिक पे, इन हैंड आपके कितने बनेंगे 71K बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो मतलब पैसा भी है और पावर भी है आपके साथ। सैटरडे संडे आपका ऑफ भी, यहाँ पर आप एमईए के अंदर आप काम कर रहे हैं तो या तो फिर आपकी दिल्ली पोस्टिंग रहने वाली है या आप फॉरेन काम करने वाले हो। कितना अच्छा काम है, कितना अच्छे से काम है। आगे की तरफ अगर मैं बात करूं, आगे की तरफ कुछ और पोस्ट है जिनके बारे में भी आपकी नजर रहेगी। लेवल 7 की ही पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। अब सेंट्रल एक्साइज अगर आप इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है जी, तो जैसे कि मैं किसी सरकारी नौकरी की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, सारी सरकारी नौकरियां अच्छी है, कोई भी मिले सब बेटर है ना। लेकिन देखिए, अगर आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, यानी कि आपके कंधे पे 3 सितारे अगर लगते हैं। आप कोई भी किसी बैंक कर्मी को पूछिए, बैंक में काम करने वाले किसी सरकारी बैंकर को आप पूछिए, जो सरकारी बैंक में काम करता है, गवर्नमेंट आपका जॉब में लगा हुआ है, उसको पूछना पड़ेगा यार आप किस में काम करते हो। लेकिन अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं तो आपको ये करना नहीं पड़ेगा, आपको लोग देख के जान जाएंगे, आपके कंधे पे सितारे होंगे। और आपके आसपास आप ढूंढिए तो सही, कितने ऐसे लोग हैं जिनके कंधे पे सितारे लगे और वो जॉब करते हैं। तो आप कई लोगों में, लाखों में एक सितारे वाले लोग आप बन जाएंगे, खुद आप एक सितारा बन जाएंगे, ठीक है जी। तो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है, उसके बाद में आपका प्रमोशन, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका पे स्केल कितना रहता है। एज आपका क्राइटेरिया वो आपका 18 से 30 साल के मध्य है। इसके बाद में इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इंस्पेक्टर आपका एग्जामिनर यानी कि पोर्ट पर जहाँ ड्यूटी लगती है। इसके अलावा ईडी के अंदर आपकी जॉब हो सकती है। सब इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा इंस्पेक्टर पोस्ट है आपकी अदर मिनिस्ट्रीज में या कम्युनिकेशन में, और इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीबीआई और नारकोटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर। और यहाँ पर सबके बारे में बताया गया, ये सब ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल, 18 से 30 साल, इस तरीके की चीज़ें हमारी बताई गई है। विद्वान लोगों, एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लें, वो ये समझ लें कि जैसे कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, राइट। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर बनते हैं, प्रमोशन की अगर मैं बात करूं, तो इसके बाद में आपका प्रमोशन किस में होगा? इनकम टैक्स ऑफिसर में होगा, ठीक है जी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से किस में चले जाएंगे आप? ऑफिसर में चले जाएंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका प्रमोशन किस में होगा? असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे होगा। असिस्टेंट कमिश्नर का मतलब आप जान गए, यानी कि यूपीएससी से जब आप आईआरएस बनते हैं ना, वो आपका हो गया। लेकिन इसके लिए प्रमोशन आपका थोड़ा सा लेट है, मतलब इतना स्पीड से नहीं होने वाला कि 2 साल के बाद में आपको काम मिल जाएगा, ऐसा काम नहीं है। मैं अगर इनके पावर बता रहा हूं तो मैं साथ साथ में ये भी चीज़ें बता रहा हूं, जैसे कि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर आपका अपने जोन को चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। जहां पर जॉब लग गई आपकी चेन्नई जोन में, तो जहां लगी है वहीं पर आप रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो मैं साथ में सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में बात करते हैं लेवल 6 की। लेवल 6 के अंदर जितने असिस्टेंट हैं आपके, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो, रिसर्च असिस्टेंट हो, डिविजनल अकाउंटेंट हो, सब इंस्पेक्टर यानी कि इंस्पेक्टर की पोस्ट आपकी लेवल 7 के अंदर थी। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर यानी कि एनआईए के अंदर ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पर एज का क्राइटेरिया आपके सामने है सभी के। इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर आपका जूनियर जेएसओ के लिए अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए, आगे की तरफ अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके हो गई है लेवल 6 की पोस्ट। लेवल 5 के अंदर जितने भी ऑडिटर और अकाउंटेंट जितने होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? लेवल 5 के अंदर। यहाँ पर बताया गया है सारी मिनिस्ट्री के बारे में। ग्रुप सी की पोस्ट है, एज लिमिट आपकी कितनी? 18 से 27 साल के मध्य होनी चाहिए, ठीक है जी। और सबसे लास्ट पोस्ट यानी कि लेवल आपके 4, अगर आप 2022 की यानी कि जो 2023 के अंदर अभी क्लियर हो रहा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किसकी थी? पोस्टल असिस्टेंट। लगभग 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज थी इसकी। और तो इसमें क्या फ़ायदा है कि पोस्टल असिस्टेंट आपको आपके पास की सिटी के अंदर जॉब मिल सकती है, ठीक है ना। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में आपका काम रहता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव है, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने पावर के बारे में जान गए होंगे, कितनी बड़ी पोस्ट है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हैं किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है।
अब बात करते हैं कि क्या कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज का रिलैक्सेशन है, तो बिल्कुल है। अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको मैक्सिमम अधिकतम आयु में 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC के लिए 3 साल की है, और PWDBD यानी कि फिजिकली अगर डिसेबल है तो 10 साल की छूट है, OBC के अंदर ये 13 साल हो जाता है, अनरिजर्व के लिए 10 रहता है, और SC ST के लिए 15 हो जाता है, एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 3 साल का रहता है। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया है कि किस तरीके से हमें छूट मिलती है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। वैसे तो अगर आप CGL का एग्जाम देना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप स्नातक हैं, तो आपका आराम के साथ में भर सकते हैं। अब आपका एक सवाल होगा और या नीचे कोई कमेंट आएगा, मैं जितने भी वीडियोस देखता हूं तो अक्सर इस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसमें पहले ही क्लियर कर लेता हूं कि अगर आप थर्ड ईयर के अंदर है, फाइनल ईयर के अंदर है, तो भी आप इसको फॉर्म को अप्लाई तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास का रिजल्ट होना चाहिए जब आपकी पहली क्वालिफाइंग मार्क की आपके पास में जब कट ऑफ आती है उस दिन आप क्लियर होने चाहिए। ये स्पेशली नोटिफिकेशन में मेंशन किया होता है, ठीक है जी। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पर कुछ डिजायरेबल अपनी क्वालिफिकेशन भी चाहिए, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि AAO की पोस्ट के लिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको जो चाहिए वो बैचलर डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपने कॉलेज आप स्नातकधारी होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है अलग से कोई पोस्ट भरना है, उसके लिए कट ऑफ अलग जाती है, उसके लिए अलग पेपर भी होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे अपन। और बात करें आगे की तरफ तो JSO के अंदर आपको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है जी, ये होना चाहिए। या फिर आपका बैचलर डिग्री तो आपको चाहिए वो आपकी स्टैटिक्स के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है, तो तब आप इस फॉर्म के लिए, आप इस वाली पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो लेवल 6 के अंदर थी, जो कि मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ स्टैटिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट, ठीक है जी, ये वाली पोस्ट है। यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस तरीके से होनी चाहिए? तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि स्टैटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री के अंदर, तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है जी, इस वाली पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ NHRC, यहां पर मैंने आपको बताया था, जब भी मैं अभी आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जब मैं बता रहा था, तब भी इसके लिए आपको क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री आपको चाहिए, और ये डिजायरेबल पोस्ट है, ठीक है जी। और जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री यानी कि कॉलेज स्नातकधारी अगर आप हैं तो आराम के साथ में आप CGL का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे की तरफ बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न अपने आप में खास है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न की अगर बात करोगे तो 2 टीयर के अंदर लिया जाता है, बस केवल टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट जो रहेगा वो क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाइंग का मतलब आप समझ गए, यहां पर आपको केवल ये क्लियर करना है, ये आपके मेंस के एग्जाम में और आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। तो अगर आप 135 नंबर लेके आते हैं तो भी उतने ही है, हालांकि अगर आपके 150 नंबर लेके आते हैं तो आपका AAO के लिए जो कट ऑफ आती है उसमें आपका नंबर आ जाता है, ठीक है ना, बस इतना सा काम है। और उसके बाद में मेंस होता है आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं जो क्वालिफाइंग यानी कि टीयर फर्स्ट, हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? टीयर फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं, और इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से? रीजनिंग, इसके बाद में जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर GK और GS रहेगा आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, और इंग्लिश। 25-25 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट कितने नंबर का है? 50 नंबर का। टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर का हो गया। और आपको टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/4 रहती है, यानी कि 0.50 मार्क्स आपके काटे जाएंगे एक गलत क्वेश्चन के लिए। अच्छा जी, कितने नंबर चाहिए ताकि कट ऑफ पार कर ली जाए? इसके लिए हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आगे की तरफ बात करते हैं। आगे की तरफ अगर मैं बात करूं विद्वान लोगों, तो टीयर आपका सेकंड है। अब टीयर सेकंड के अंदर बहुत सारी चीजें अपने को आराम के साथ में देखनी है। कैसे? कि टीयर सेकंड के अंदर आपके 3 पेपर हैं वैसे तो, लेकिन पहला पेपर जो रहेगा, पेपर फर्स्ट रहेगा, वो सभी के लिए कंपलसरी है। और उसके अंदर कितने सेशन होंगे? 3 सेशन होंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर सुन लीजिए आप, ये आप आराम के साथ में, कितने सेशन है अपने पास में? 3 सेशन है। और
आपका टोटल कितने टाइम का हो जाएगा, ये जो 3 सेशन होंगे वो आपके 2.25 घंटे के हैं। किस तरीके से होगा, सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला सेशन होगा वो आपका जिसके अंदर आपके अलग अलग सेक्शन बंटे हुए, ठीक है जी, जिसके अंदर क्या क्या रहेगा समझ लीजिए। मेरे हिसाब से आपको टाइम कितना मिलेगा, टाइम कितना मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, 30 रहेंगे आपके रीजनिंग के, 30 मैथ्स के 30 रीजनिंग के, और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। यानी कि मैथ्स और रीजनिंग कितना हो गया 180 नंबर का। कितने घंटे का पेपर है आपका, 1 घंटे का। जैसे ही आप ये पेपर कंप्लीट करेंगे इमीडिएटली अपने आप ही क्लोज हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये वाला टाइम ऐसा नहीं है कि आप इस वाले टाइम को इंग्लिश वाले में यूज कर पाएंगे। पहला जो सेक्शन होगा वो बंटा होगा मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 घंटे तक आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करने। वो जैसे ही आपका इमीडिएटली बंद होगा क्लोज होगा, अपने आप ही आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। और यानी कि सेशन 2 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके इंग्लिश और जीके आपके आएंगे। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का मैंने बताया आपका, और इसके साथ साथ 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के रहेंगे वो भी 3 मार्क के। और टोटल कितने का हो गया 210 नंबर का। 210 प्लस 180 मेरिट कितने में से निकलनी है आपकी, 390 में से बननी है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे की तरफ बात करूं तो उसके बाद में आपका कौन सा स्टार्ट होगा, सेशन 3 स्टार्ट होगा। फर्स्ट 1 घंटे का, सेकंड आपका 1 घंटे का, और इसके बाद में आपका स्टार्ट होगा कौन सा, सेशन 3। और वहां पर पेपर किसका लगेगा, पेपर लगेगा कंप्यूटर नॉलेज का। इसके नंबर नहीं ऐड होंगे, ये क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है जी, लेकिन इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, ये आप जरूर रखें। जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो 6 क्वेश्चन आपको कम से कम करने ही करने हैं, केवल क्वालिफाई कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में डेटा एंट्री यानी कि टाइपिंग टेस्ट, इसके बाद में आपको थोड़ा सा आराम दिया जाएगा, 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा आपका मान लीजिए, और उसके बाद में आपकी टाइपिंग टेस्ट यानी कि टाइपिंग स्पीड जांची जाएगी। ये क्यों है, क्योंकि आप इतना काम करेंगे कंप्यूटर पर जाकर तो आपको इसके बारे में नॉलेज, आपकी स्पीड बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर डाटा वन टाइम डेटा एंट्री टास्क है, ठीक है जी। तो इसके अंदर यहां पर स्पेशली मेंशन किया गया नोटिफिकेशन के अंदर 2000 की डिप्रेशन, यानी कि मतलब आपकी स्पीड होनी चाहिए वो लगभग आपकी कितनी 27 WPM वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ये वाला जी। अब इसके बाद में पेपर 2nd और 3rd भी है आपके स्टैटिक्स का, यानी कि जेएसओ के लिए आपका लगेगा। अच्छा जी, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे 200 नंबर का, और डब्ल्यूओ के लिए जनरल स्टडीज फिनांस एंड इकोनॉमिक्स का होगा पेपर 3rd, किसके लिए, डब्ल्यूओ के लिए 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। इस तरीके से हमारा रहेगा क्या, पेपर 2nd। अब बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, तो पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग के लिए अगर एक गलत क्वेश्चन करते हो तो 1 नंबर घटेगा, और हालांकि अगर आप पेपर 2nd या पेपर 3rd के अंदर अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो 0.5 नंबर आपका कटेगा, ठीक है जी। तो ये बात हो गई है अपने सारे के सारे एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं पीएसटी या पीटी की। फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका लिया जाता है, और वो इन सारी पोस्ट के लिए, इंस्पेक्टर आप सेंट्रल एक्साइज है तो आपका पीएसटी होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड, आपकी हाइट, आपको थोड़ा वॉकिंग आप कह सकते हो कि 1600 मीटर 15 मिनट में चलना है, इस तरीके की चीज़ें। इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इंस्पेक्टर सीबीएन है, और सब इंस्पेक्टर आपके एनसीबी के अंदर, या फिर सब इंस्पेक्टर सीबीआई के अंदर, सब इंस्पेक्टर आप एनआईए के अंदर है। तो इन सब के लिए पीएसटी पीईटी है। किस तरीके से होगा, सबसे पहले यहां पर स्पेशली मेंशन मैंने कर रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, ठीक है जी। यहां पर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फुली एक्सपेंड विद द मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, आपका 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव भी चाहिए। बात करें हाइट में रिलैक्सेशन की तो 5 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है अगर आप एसटी या गोरखा या असमी या गढ़वालीज होते, ठीक है जी। अब बात करें फिजिकल टेस्ट की, है ना जी, ये तो आपके स्टैंडर्ड है, ये तो आपके मापने का काम हो गया। अब आपको कुछ और करना पड़ेगा, वॉकिंग है आपकी, नॉर्मल वॉकिंग है, आराम के साथ में आप कर सकते हो, कोई बहुत टफ काम नहीं है। 1600 मीटर चलना है आपको केवल कितने 15 मिनट के अंदर, जो कि आप आराम के साथ में जा सकते हो। इसके अलावा साइकिलिंग होगी 8 किलोमीटर, और उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए,
जो मैंने आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जाम एक्साइज सेंट्रल एक्साइज इन सब के लिए बताया। वेट आपका 48 kg और हाइट और में छूट किस तरीके से मिल सकती है 2.5 सेंटीमीटर और वेट के अंदर 2 kg की छूट मिल सकती है। फिजिकल टेस्ट में वॉकिंग आपका 1 किलोमीटर उसके लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, साइकिलिंग 3 किलोमीटर आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के अंदर यहाँ पर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर पीछे की बजाय ज़्यादा यहाँ पर मांगी गई है। इसके साथ साथ वुमेन की पोस्ट के लिए आपका, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर चाहिए। हाइट रिलैक्सेशंस फॉर हिल्समैन और ट्राइबल्स के लिए 5 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, चेस्ट कितना 76 मीटर है अगर आप मेल कैंडिडेट है, फीमेल के लिए कोई आवश्यक नहीं है। विजन आपका आई साइड यहाँ पर है, विद और विदाउट ग्लासेस आपका चल सकता है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कि मैं चश्मे के साथ तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आराम के साथ में कर सकते हैं। ठीक है जी, डिस्टेंस विजन 6/6 इन वन एंड 6/9 इन द अदर आई, ये आपका काम चल सकता है। नियर विजन 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आईज, एक आंख में 0.6 दूसरे के अंदर 0.8। और लास्ट के अंदर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ पर काम करने का मूवीज़ वगैरह में आपने सपने सजे होंगे, तो ये आप सीरियल के थ्रू अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हाइट 170 मीटर, यहाँ पे हाइट ज़्यादा मांगी गई है। ठीक है जी, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर, मेन के लिए 170 मैंने बताया। हाइट में रिलैक्सेशंस ट्राइबल्स और हिल्समैन के लिए 5 सेंटीमीटर का है। चेस्ट 76 मीटर सेम आपका है। विजन आपका सेम वही चीज़ें बताई गई हैं। और साथ साथ में लास्ट में नारकोटिक्स के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं एनसीबी के अंदर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ में काम करना चाहते हैं, मेन के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 152 है। चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, 76। और विजन के बारे में सेम आपकी प्रोसेस है। तो ये आपका पीएसटी और पीटी है। तो विद्वान लोगों, आज के वीडियो में हमने सारी जानकारी ले ली है। करना क्या है, आराम के साथ में ये पूरी जानकारी को लास्ट तक वीडियो तक देखिए। अगर पसंद आए लाइक वाला बटन और कमेंट में भर दीजिए अपने प्यार से कि हाँ, हमें जो जानकारी चाहिए वो हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने प्राप्त कर ली। और ये सारी बात मैं लास्ट में जाके बोला हूँ, मैं बीच में मैंने कोई भी बात नहीं बोली है, क्योंकि आपके लिए कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। विद्वानों, अगर आप ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं, हर तरीके की जानकारी आपको मिशन ज्ञान प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता रहेगा, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।